दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस 9वें वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को आगे हल करना जारी रखेंगे। देखिए, प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा। आइए अब हम इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं दूसरे का पहला प्रश्न। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों में ये ए और बी के मान हमें ज्ञात करनी है और परिस्थिति ये दी गई है कि इन दोनों समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। साधारण शब्दों में अगर हम इस सवाल को समझना चाहें, इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल 2x + 3y = 7, ये हमें दिया गया है समीकरण नंबर 1। और a - bx + a + by = 3a + b - 2, ये हमें दिया गया है समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से तुलना करके a1, b1, c1 तथा a2, b2 और c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। हम लिखेंगे व्यापक समीकरण a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर देखिए a1 का मान जो है वो है 2, इसी प्रकार b1 का जो मान है वो है 3 और c1 का मान है 7 और a2 का मान है हमारे पास a - b, ये देखिए x का गुणांक a - b है। और इसी प्रकार b2 का मान है a + b और c2 का मान है 3a + b - 2। अब हम समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए प्रतिबंध को लगाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हेतु प्रतिबंध। देखिए ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हम इस प्रतिबंध में मान रख देंगे। तो मान रखने पर a1 का मान देखिए 2 है, तो 2/a - b बराबर से 3/a + b बराबर से 7/3a + b - 2। अब देखिए ये पहले पद भी अंतिम पद के बराबर है और मध्य पद भी अंतिम पद के बराबर है। सबसे पहले हम पहले पद को अंतिम पद के बराबर लेते हैं, जिससे हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, तथा उसके पश्चात मध्य पद को अंतिम पद के बराबर लेंगे, जिससे हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 2/a - b = 7/3a + b - 2 लेने पर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2 का गुणा जो होगा हमारा 3a + b - 2 से हो जाएगा और इस 7 का गुणा जो है a - b से होगा। अब हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6a + 2b - 2 दूनी 4। इसी प्रकार इधर गुणा करेंगे तो 7a - 7b हो जाएगा। अब हम चर पदों को एक और कर लेते हैं। तो देखिए इधर ऋण 4 बचेगा, इधर 7a पहले से है और ये 6a जब उठ के दाहिनी ओर जाएगा तो ऋण 6a हो जाएगा। इसी प्रकार -7b पहले से है और ये धन 2b जाएगा तो ऋण 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ऋण 4 बराबर से 7a में 6 घटेगा तो 1a बचेगा और ऋण 7b और ऋण 2b ऋण 9b हो जाएगा। अब हम इस ऋण 9b का पक्षांतर दाहिनी ओर कर लेते हैं। तो ये इधर आकर धन 9b हो जाएगा। ऋण 4 बराबर से a, अर्थात a बराबर से 9b - 4 हो गया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसके पश्चात हम ये मध्य पद को अंतिम पद के बराबर लेंगे। 3/a + b बराबर से 7/3a + b - 2 लेने पर अब इसे हल करने पर हमारा चौथा समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा 3a + b - 2 से होगा और 7 का गुणा a + b से होगा।
अंदर गुणा करते हैं तो 3 तिया 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6। इसी प्रकार दाहिने ओर गुणा करेंगे तो 7A प्लस 7B होगा। अब अचर पद एक और कर लेते हैं और चर पद एक और कर लेते हैं। तो देखिए इधर पहले से 9A है और ये 7A को दाहिनी ओर लाएंगे तो माइनस 7A हो जाएगा, और पहले से 3B है और ये उठ के आएगा तो माइनस 7B हो जाएगा। और इस प्रकार और 6 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर करेंगे तो धन 6 हो जाएगा। देखिए 9A में 7A घटेगा तो 2A बचेगा, और ऋण 7B में धन 3B घटेगा तो ऋण 4B बचेगा, और इस तरफ बचेगा 6। इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो A माइनस 2B बचेगा, और इधर बचेगा 6। अब 2 को हम बटे में कर देंगे तो A माइनस 2B बराबर से 6/2। ये 3 बार कट गया। हमारे पास जो समीकरण बनकर तैयार हुआ A माइनस 2B बराबर से 3, ये बना समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 से A का मान 9B माइनस 4 को समीकरण 4 में रख देंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 से A का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए A के स्थान पर हम 9B माइनस 4 रख देंगे, 9B माइनस 4, और पहले से है यहाँ पे ऋण 2B बराबर से 3। इस ऋण 4 को पक्षांतर हम दाहिनी ओर करते हैं तो 3 धन 4, और यहाँ पे 9B में से 2B घटेगा तो बचेगा 7B। तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 7B बराबर से 7, और इस प्रकार से B बराबर हो जाएगा हमारे पास 7/7। ये 7 से 7 कट गया तो B का मान हमारा 1 निकल गया। इस B का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। हम लिख देंगे B का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है A बराबर से 9B माइनस 4 है, इसलिए A बराबर से 9 गुणित B के जगह पे 1 रख देंगे माइनस 4, तो A बराबर से 9 माइनस 4, अर्थात A का मान हमारा निकल गया 5। तो अंत में हम उत्तर लिख देंगे A बराबर से 5 और B बराबर से 1। इस दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके रखेंगे। देखिए k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखिए हम यहाँ से हल करना प्रारंभ करते हैं। 3x प्लस वाई बराबर से 1, ये हमारा दिया गया समीकरण नंबर 1, और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर से 2k प्लस 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि आप k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इन दोनों समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और यदि हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो इन दोनों समीकरणों के कोई भी हल ना होने की स्थिति में k का मान कितना होगा निकालिए। तो सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर से c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर से c2 से तुलना करने पर देखिए हमारा a1 का मान जो है 3 है, b1 का मान है 1 कुछ नहीं अर्थात 1, और इसी प्रकार c1 का मान है 1, और a2 का मान है 2k माइनस 1, b2 का मान है k माइनस 1, और इसी प्रकार c2 का मान है 2k प्लस 1। अब हम समीकरण निकाय के कोई हल ना होने का प्रतिबंध लगाते हैं। तो नीचे लिखेंगे हम समीकरण निकाय के कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध, ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। अब इस प्रतिबंध में हम मान रख देंगे, तो लिख देंगे मान रखने पर देखिए a1 के स्थान पे हम रखेंगे 3/2k माइनस 1 बराबर से b1 के स्थान पर रखेंगे 1/k माइनस 1, c1 के स्थान पर रखेंगे हम 1
बटे 2k प्लस 1। अब हमें केवल k का मान ज्ञात करना है, तो शुरू के ये दो ही पद बराबर लेने पर हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर से 1 बटे k माइनस 1 लेने पर तिर्य गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा हमारा k माइनस 1 से, और ये 1 का गुणा होगा तो यही रह जाएगा 2k माइनस 1। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3k माइनस 3, और इधर बचेगा 2k माइनस 1। अब अचर पद एक और कर लेते हैं, तो देखिए 3k और ये 2k को लाएंगे तो ऋण 2k हो जाएगा, और पहले से इधर ऋण 1 है, और ये जब उठ के जाएगा तो धन 3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k घटेगा तो 1k बचेगा, और यहाँ धन 3 में ऋण 1 घटेगा तो 2 बचेगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है k बराबर से 2 होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हल देखिए, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, ये देखिए 8x प्लस 5y बराबर से 9, ये हमारा है समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस 2y बराबर से 4, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। हम सबसे पहले समीकरण 2 से y का मान ज्ञात कर लेते, तो लिख देंगे समीकरण 2 से, ये देखिए 3x प्लस 2y बराबर से 4। इस 3x का पक्षांतर हम दाहिनी ओर कर देते हैं, तो इधर बचेगा 2y बराबर से 4 माइनस 3x। अब देखिए y बराबर से 4 माइनस 3x बटे 2, ये हमारा कहलाएगा समीकरण नंबर 3। क्योंकि समीकरण 3 को समीकरण 2 से बनाया गया है, इसलिए इस y का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 8x प्लस 5y, y के स्थान पे 4 माइनस 3x बटे 2 बराबर से 9। तो देखिए यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं, और इस बाईं ओर का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। लघुत्तम आएगा 2, ये 2 को गुणा 8 से होगा तो 8 दूनी 16x प्लस 5 कोष्टक में 4 माइनस 3x बराबर से 9। अगला स्टेप देखिए, 16x प्लस 5 चौके 20, ये 5 का गुणा अंदर कर दिए, माइनस 5 दिया 15x बटे 2 बराबर से 9। 16x में से 15x घटेगा तो 1x प्लस 20 बटे 2 बराबर से 9। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 20 बराबर से, इस 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, इसलिए x बराबर से 18 माइनस 20, हमने इस 20 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर दिया, तो x का मान हमारा ऋण 2 निकला। अब देखिए इस x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर से 4 माइनस 3x, 3 गुणित x के स्थान पर हम रख देंगे ऋण 2 बटे 2, यानी y बराबर से 4 धन 3 दूनी 6, ये ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा बटे 2, y बराबर से 10 बटे 2, ये 5 बार कट जाएगा, और इस प्रकार से y का मान हमारा 5 प्राप्त होगा। तो x बराबर से ऋण 2 और y बराबर से 5, ये है उत्तर। अब पुनः हम इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं, तो हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि। देखिए 8x प्लस 5y बराबर से 9, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर से 4, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, तो लिख देंगे हम व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2
y बराबर से C2 से तुलना करने पर देखिए A1 का मान जो है हमारा 8 है, B1 का मान है 5, C1 का मान है 9, इसी प्रकार A2 का मान है 3, B2 का मान है 2 और C2 का मान है 4। अब हम सूत्र लिख देंगे x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर से y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर से ऋण 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब हम मान रख देंगे। मान रखने पर ये देखिए x बटे B1 C2 अर्थात 5 गुणित 4 माइनस B2 C1 यानी 2 गुणित 9 बराबर से y बटे C1 A2 9 गुणित 3 माइनस C2 A1 4 गुणित 8 बराबर से ऋण 1 बटे A1 B2 8 गुणित 2 माइनस A2 B1 3 गुणित 5। अगला स्टेप देखें, x बटे 5 चौके 20 माइनस 9 दूनी 18 बराबर से y बटे 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 बराबर से ऋण 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। अगला स्टेप देखें, x बटे 20 में से 18 घटेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार y बटे 32 में से 27 घटेगा तो माइनस 5 बचेगा। और इसी प्रकार ऋण 1 बटे 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। अब हम पहले पद को अंतिम पद के बराबर ले लेते हैं। तो x बटे 2 बराबर ऋण 1 बटे 1 लेने पर x से कम x बराबर से 2 गुणित ऋण 1 ऋण 2 होगा। इसके पश्चात ये मध्य पद को अंतिम पद के बराबर ले लेते हैं। तो y बटे ऋण 5 बराबर से ऋण 1 बटे 1 लेने पर देखिए y बराबर से ऋण गुणित ऋण धन 5 एकम 5। इस प्रकार से जो उत्तर जो हमारा आएगा वो x बराबर से ऋण 2 और y बराबर से 5। अब आपको जो भी विधि उपयुक्त लगी हो उसके बारे में आप नीचे लिख सकते हो। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी एक बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का इबारती प्रश्न है। सबसे पहले अज्ञात राशि को हम x और y मान करके 2 समीकरण बनाएंगे और उसके पश्चात यदि उस समीकरण का कोई हल हो तो उसे हम कोई भी एक बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। हमें इस बात की बाध्यता नहीं है कि हम इसे एक पर्टिकुलर विधि से ही हल करें। आपको जो भी उचित लगे उस विधि से आप इसे हल कर सकते हो। देखिए पहला सवाल, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण हम समझते हैं। मान लीजिए कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल में रहने के लिए हमें 500 रुपये अदा ही करने पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त और जो चार्ज जो है भोजन चार्ज है। मान लीजिए एक दिन का भोजन चार्ज 50 रुपये है। अब कोई छात्र जो है 10 दिन तक के भोजन करता है तो उसे कितना चुकाना पड़ेगा। देखिए 50 के हिसाब से 10 दिन का उसे 500 रुपये देना पड़ेगा भोजन चार्ज और ये 500 रुपये हॉस्टल चार्ज उसे देना ही पड़ेगा और इस प्रकार से उसे 1000 रुपये चुकाना होगा। मान लीजिए एक दूसरा छात्र है, वो 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन का 50 के हिसाब से उसे 1000 रुपये चुकाना होगा और 500 रुपये हॉस्टल चार्ज उसे देना ही
होगा, अर्थात उस छात्र को 1,500 रुपये चुकाना होगा। अब इसी बेसिक का उपयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करते हैं। ये देखिए हल। माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, पहले शर्त के अनुसार विद्यार्थी A जो है वो 20 दिन भोजन करता है और उसके एवज में वो 1,000 रुपये अदा करता है। तो देखिए नियत व्यय तो उसे x रुपये देना ही होगा, साथ ही साथ एक दिन का भोजन खर्च हमारा y रुपये है, इसीलिए 20 दिन का भोजन खर्च 20 y रुपये होगा। इन दोनों को जोड़ें तो 1,000 रुपये होना चाहिए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार देखिए विद्यार्थी B 26 दिन भोजन करता है और उसके बदले 1,180 रुपये अदा करता है। तो उस विद्यार्थी को x रुपये तो नियत व्यय के रूप में लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 26 दिन का भोजन खर्च हो जाएगा 26 y रुपये। इन दोनों का योग होगा 1,180 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप अपने सुविधानुसार कोई भी विधि से हल कर सकते हो। तो देखिए x का गुणांक ऑलरेडी समान है ही, तो क्यों ना इसे हम विलोपन विधि से हल कर लें। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए x प्लस 26y बराबर से 1,180 रुपये और x प्लस 20y बराबर से 1,000 रुपये। नीचे हम लाइन खींच देंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण और ये भी ऋण हो जाएगा। ये x वाले पद आपस में घट जाएंगे। 26y में 20y घटेगा तो 6y बचेगा और इधर 1,180 में 1,000 घटेगा तो 180 रुपये बचेंगे। इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा 180/6। तो 6 तिया 18 यानी y का मान 30 रुपये, अर्थात एक दिन का भोजन खर्च हमारा 30 रुपये है। इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 20y के जगह हम रख देंगे 30 बराबर से 1,000। अब देखिए x प्लस ये हो जाएगा 600 गुणा करेंगे तो, और यहाँ है 1,000, इसलिए x बराबर से 1,000 माइनस 600 यानी x का मान हमारा निकल जाएगा 400 रुपये। तो नियत व्यय है 400 रुपये। अब हम उत्तर लिख देंगे नियत व्यय बराबर से 400 रुपये, प्रतिदिन भोजन व्यय बराबर से 30 रुपये। अब चौथे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उनके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल। माना भिन्न x/y है। अब हम लगाएंगे पहला शर्त। तो प्रथम शर्तानुसार देखिए हमारे पास भिन्न है x/y, कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उनके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश हमारा x है, इसमें हम 1 घटा देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 1/3 के। फिर ये गुणा करेंगे, 3 का गुणा हो जाएगा हमारा x माइनस 1 से और y का गुणा 1 से होगा तो y एकम y। अब हम कोष्टक में इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणित x 3x और 3 एकम ऋण 3 बराबर से y। अचर पद एक और कर लेते हैं। तो 3x इस y को इधर करेंगे तो ऋण y हो जाएगा और ऋण 3 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो धन 3 हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा शर्त लगाते हैं। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार ये हमारे पास भिन्न है x/y, ये 1/4 हो जाती है यदि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी y में 8 जोड़े तो ये हो गया 1/4 के बराबर। फिर ये गुणा करेंगे तो 4x बराबर से इस y प्लस 8 का गुणा 1 से होगा तो y प्लस 8 ही होगा। अचर पद एक और कर लेते हैं और चर पद एक और। तो देखिए इधर पहले से 4x है, y को लाएंगे तो ऋण y बराबर से 8। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए y का गुणांक दोनों समीकरणों के समान है और चिन्ह भी एक जैसे हैं। दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1।
आप एक में से दो को भी घटा सकते हो। तो देखिए 2 है हमारे पास, 4x माइनस वाई बराबर से 8, और एक है 3x माइनस वाई बराबर से 3। घटाएंगे तो नीचे वाली राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण और ये धन और ये ऋण, ये धन ऋण वाले पद आपस में घट जाएंगे। 4x में 3x घटेगा तो 1x बचेगा, और 8 में से 3 घटेगा तो इधर 5 बचेगा, अर्थात x बराबर से हमारा निकल गया 5। यही x का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिख देंगे नीचे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस वाई बराबर से 3, तो 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर से 3। अब हम y का पक्षांतर दाहिनी ओर कर लेते तो धन y हो जाएगा, 3 का पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं तो 15 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 12 बराबर से y, अर्थात y बराबर से 12 निकल गया। अतः भिन्न x बटे y अर्थात 5/12, ये आ गया हमारा उत्तर। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? एक छोटा सा उदाहरण देखिए। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सही करने पे हमें अंक दिए जाते हैं तथा गलत करने पे कुछ अंकों को काट लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी परीक्षा में सही करने पे 4 अंक मिलते हैं और गलत करने पे 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो कोई छात्र जो है 10 प्रश्न सही करता है और 5 प्रश्न गलत करता है, तो उसे मिलेगा 10 गुणित 4, मतलब 40 अंक उसे मिलेंगे, और 5 गुणित 1 उसमें से काट लिए जाएंगे, अर्थात उस छात्र को 35 अंक मिलेंगे, क्योंकि 40 अंक सही पे उसे मिला और 5 अंक गलत पे उसे काट लिया गया, और इस प्रकार से उसे 35 अंक मिले। अब मान लीजिए सही करने पे छात्र को 5 अंक मिलते हैं और गलत करने पे 2 अंक काट लिए जाते हैं, और छात्र ने 10 प्रश्नों को हल किया, तो सही प्रश्न मान लीजिए वो 10 किए तो 10 पंचे 50 अंक मिलेंगे, और 5 प्रश्न गलत किए तो 5 दूनी 10 अंक काट लिए जाएंगे। इस प्रकार से उसे 40 अंक मिलेंगे। इसी बेसिक का उपयोग करते हुए हमें सवाल को हल करना है। अब हल देखिए। माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। अब प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त कहता है यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो देखिए सही प्रश्न पे उसे 3 के हिसाब से x प्रश्न सही किए, अर्थात 3x अंक मिलेंगे, और गलत उन्होंने y प्रश्न किए हैं और 1 के हिसाब से 1 y अंक घट जाएंगे उसमें से, और इस प्रकार से उसे 40 अंक प्राप्त होगा। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। फिर से देख लीजिए, उन्होंने x प्रश्न सही किए हैं तो एक सही प्रश्न पे 3 अंक मिल रहे हैं, इसलिए x प्रश्नों पे 3x अंक मिलेंगे, और गलत पे 1 अंक काटा जा रहा है, और उन्होंने y प्रश्न गलत किए हैं तो y गुणित 1 यानी 1 y अंक घट जाएंगे उसमें से, और इस प्रकार से उसे प्राप्त होगा 40। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित होते। तो सही उत्तर पे 4 अंक के हिसाब से 4x अंक मिलते और गलत प्रश्न पे 2 के हिसाब से 2y अंक घट जाते। तो इस प्रकार से उसे 4x अंक में से 2y अंक घट जाएंगे, तो उसके प्राप्त हुए कितने 50 अंक। अब हम इन दोनों में 2 को कॉमन ले सकते हैं, कोष्टक में बचेगा 2x माइनस वाई बराबर से 50। अब इस 2 को बटे में कर देते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर से 50/2, ये 25 बार कट गया। 2x माइनस वाई बराबर से 25, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 का y का गुणांक बिल्कुल समान है।
विलोपन विधि से हम इसे हल कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर से 40। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई बराबर से 25। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये ऋण। ये धन ऋण वाले आपस में घट के शून्य हो जाएंगे। 3x में से 2x घटेगा, 1x बचेगा और 40 में से 25 घटेगा तो 15, यानी x का मान हमारा 15 निकल गया। इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 3 गुणित 15 माइनस वाई बराबर से 40। 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर से 40। अचर पद को एक और कर लेते हैं और चर पद को एक और, तो y को उठा के इधर ले जाएंगे, धन y हो जाएगा। इधर 45 माइनस 40 तो बचेगा 5 बराबर से y, यानी y बराबर से 5। अब हमें अंत में पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सही उत्तर उन्होंने 15 दिए हैं और गलत उत्तर 5 दिए, तो इस प्रकार से 20 प्रश्न होंगे। तो हम लिखेंगे अंत में, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर से x प्लस वाई अर्थात 15 प्लस 5 यानी 20 प्रश्न। यह आएगा आपका उत्तर। आइए अब हम चौथा सवाल को देखते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखिए हल इसका। सबसे पहले हम A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो माना A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आइए इस सवाल को थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। ये देखिए, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास 100 किलोमीटर है। एक कार बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है और एक कार बिंदु B से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये दोनों कार एक ही दिशा में जाती है अर्थात C की ओर जाती है, कार A भी C की ओर जाएगी और कार B भी C की ओर जाएगी, तो इस स्थिति में ये दोनों कार आपस में 5 घंटे पश्चात जाकर के बिंदु C पे जाके मिल जाती है। देखिए इस प्रश्न में एक सूत्र प्रयोग होगा। ये सूत्र है चाल बराबर से दूरी बटे समय। अब हम इस सूत्र में तिर्यक गुणा करके दूरी का सूत्र निकाल लेंगे, इसलिए दूरी बराबर से चाल गुणित समय, इसी सूत्र का हमें प्रयोग करना होगा। देखिए वो कैसे। हमने माना कि कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कार A की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी दूरी बराबर से चाल गुणित समय, यानी चाल x और समय लगा है 5 घंटा, तो इस प्रकार से 5x किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक के कार A जो है C तक के पहुँचने में 5x किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसी प्रकार कार B की चाल हमने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कार B कितनी दूरी तय करेगी B से C तक के, तो दूरी बराबर से चाल गुणित समय, तो चाल है इसकी y और समय लगाया इन्होंने 5 घंटा, अर्थात ये 5y किलोमीटर ये तय करेगी। अब देखिए इन दोनों कारों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, तो कार A द्वारा तय की गई दूरी में से यदि मैं कार B द्वारा तय की गई दूरी को घटा दूं, देखिए यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो है 5x किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5y किलोमीटर। तो ये अगर मैं 5x किलोमीटर में से ये 5y किलोमीटर को इतना मैं कम कर दूं, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी बचती है हमारे पास 100 किलोमीटर। तो प्रथम शर्तानुसार हमारे पास जो बनेगा 5x दूरी में 5y दूरी घटाएंगे तो हमारे पास 100 किलोमीटर बचना चाहिए। अब देखिए हम सवाल करते हैं। अब हम लिखेंगे बिंदु A से चलने वाली
कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर से 5 गुणित x अर्थात 5x किलोमीटर। और इसी प्रकार बिंदु B से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ये होगा हमारा 5 गुणित y अर्थात 5y किलोमीटर। अब हम यहाँ एक कारण लिख देंगे, क्योंकि दूरी बराबर से चाल गुणित समय। अब देखिए प्रथम शर्त को हम लगा सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार कार ए द्वारा तय की गई दूरी में कार बी द्वारा तय की गई दूरी को घटाने पे हमें 100 प्राप्त होगा, यानी 5x माइनस 5y बराबर से 100। 5 को आप कॉमन ले लीजिए, कोष्टक में बचेगा x माइनस वाई बराबर से 100। अब इस 5 को हम बटे में ले जाते हैं तो x माइनस वाई बराबर से 100/5, ये हमारा 20 बार कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर से 20। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्त को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए द्वितीय शर्त में कहा जाता है कि यदि कार ये दोनों विपरीत दिशा में चले, अर्थात ए वाला बी की ओर तथा बी वाला ए की ओर चले, तो मात्र 1 घंटे पश्चात ये आपस में मिल जाती है। तो कार ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में ये चल के जाएगी x किलोमीटर, और कार बी जो इधर चल के आएगी विपरीत दिशा में, वो 1 घंटे में y किलोमीटर चल के आएगी। तो ये x किलोमीटर और y किलोमीटर को यदि हम जोड़ें तो हमें ये 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त होनी चाहिए। तो दूसरा शर्त बिल्कुल सरल है, x प्लस वाई बराबर से 100। तो द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर से 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखिए x माइनस वाई बराबर से 20 है और इधर x प्लस वाई बराबर से 100 है। नीचे लाइन खींच देते हैं और जोड़ देते हैं, बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे, 120 हो जाएगा। ये y विपरीत चिन्ह होने के कारण आपस में घट के शून्य हो जाएंगे और x जोड़कर हो जाएगा हमारे पास 2x। अब देखिए x का मान हमारे पास होगा 120/2, 2 से कट जाएगा 60 बार, इसलिए x बराबर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ए से चलने वाली कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर से 20 है, तो x के जगह हम 60 रख देंगे माइनस वाई बराबर से 20। तो इस y का पक्षांतर हम दाहिनी ओर कर लेते तो धन y हो जाएगा, 20 का पक्षांतर इधर कर लेंगे तो 60 माइनस 20, यहाँ बचेगा 40 बराबर से y, इसलिए y बराबर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अंत में हम उत्तर लिख देंगे, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगा। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखते हैं। 5वां सवाल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब हल देखिए, मान लेते हैं ये एक आयत है, इसकी लंबाई x इकाई है और इसकी चौड़ाई जो है y इकाई है। तो माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। आप लोग थोड़ा यहाँ पे समझिए। अगर मान लीजिए इस आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा x गुणित y। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार कहा जाता है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उनकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होना चाहिए क्षेत्रफल x y।
कारण दे देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए इसमें क्या चेंज करने के लिए कहता है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी x में 5 कम कर दिया जाता है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, अर्थात y में ये 3 बढ़ा देते हैं। तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी जो xy ये क्षेत्रफल बना था इसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। अब इसको हल करके हम पहला समीकरण बना सकते हैं। देखिए x का गुणा y से होगा तो xy, फिर x का गुणा धन 3 से होगा तो धन 3x होगा, ऋण 5 का गुणा y से होगा तो ऋण 5y, और ऋण 5 का गुणा 3 से होगा तो ऋण 5 तिया 15 बराबर से xy माइनस 9। अब अचर पद को एक और कर लेते हैं और चर पद को एक और कर लेते हैं। तो देखिए इधर पहले से है xy प्लस 3x माइनस 5y, और इस xy को उठा के इधर लाएंगे तो ऋण xy हो जाएगा। पहले से इधर ऋण 9 था और ये उठ के इधर गया तो ये हो गया धन 15। अब ये धन xy और ऋण xy घट के शून्य हो जाएगा। इधर बचेगा 3x माइनस 5y बराबर से 15 में से 9 घट जाएगा तो 6 बचेगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा शर्त देखते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त में कहा जाता है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। देखिए दूसरे शर्तानुसार क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर से क्षेत्रफल होना चाहिए था, किंतु लंबाई में हम 3 इकाई की वृद्धि करते हैं, यानी x में हम 3 बढ़ाते हैं, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करते हैं, अर्थात y में भी 2 बढ़ाते हैं। तो क्षेत्रफल जो है इसमें 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब इसे हल करने पर हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए x का गुणा y से होगा तो xy, फिर x का गुणा 2 से होगा तो 2x, 3 का गुणा y से होगा तो 3y, और 3 दूनी 6। इधर होगा हमारे पास xy प्लस 67। अब हम चर पदों को एक और तथा चर पद को एक और कर लेंगे। पहले से इधर है xy प्लस 2x प्लस 3y, और ये जो xy है इधर बाईं ओर आएगा तो ऋण xy हो जाएगा। इधर पहले से है 67 और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ये देखिए धन xy और ऋण xy आपस में घट के शून्य हो जाएंगे। इधर बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर से 67 में 6 घटेगा तो 61 बचेगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए कैसे। हम सबसे पहले इन दोनों समीकरणों के y के गुणांक को आपस में बराबर करेंगे। तो इसके लिए समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे एवं समीकरण 2 में 5 का गुणा कर देंगे। अब देखिए समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15y और 3 छिंग 18 हो जाएगा। ये बना हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y और 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, 305 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए समान गुणांकों के चिन्ह विपरीत है, अतः इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं 9x माइनस 15y बराबर से 18 और 10x प्लस 15y बराबर से 305। नीचे लाइन खींच देते हैं। ये दाहिने पक्ष की राशियों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 323, और ये दोनों राशि आपस में घट के शून्य हो जाएंगे और इधर जुड़ करके 19x हो जाएगा। अब x का मान होगा 323 बटे 19। ये 17 बार कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा 17 इकाई, अर्थात उसकी लंबाई 17 इकाई होगी। अभी इस x के मान को हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5y बराबर से 6, 3x माइनस
5y बराबर से 6 है, तो 3 गुणित x के स्थान पे हम 17 रख देंगे माइनस 5y बराबर से 6। 17 तिया 51 हो जाएगा माइनस 5y बराबर से 6। इस 6 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं और ऋण 5y का पक्षांतर दाहिनी ओर कर लेते हैं। तो देखिए 51 माइनस 6 हो जाएगा इधर, और ये जब उठ के इधर जाएगा तो धन 5y हो जाएगा। अब घटने पे हमारे पास जो राशि बचेगी वो 45 बचेगा। इधर 5y सीधा कर लेते हैं, 5y बराबर से 45, इसलिए y बराबर से 45/5। ये 9 बार कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा 9 इकाई, अर्थात इस आयत की चौड़ाई होगी 9 इकाई। तो हम उत्तर लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर से 17 इकाई और चौड़ाई लिख देंगे 9 इकाई। ये आपका आएगा उत्तर। यहाँ पे प्रश्नावली के सवाल समाप्त हो जाते हैं। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी समय पे आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।